बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रोमोसोम को डिस्कस किया था। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रैप अप हुआ था और हमने तफसील से उसके तमाम पहलू देखे। आज हम उसके अंदर वो रैप हुई चीज़ जिसे कुदरत ने उसके अंदर लपेटा हुआ है यानी डीएनए, हम उसकी स्टडी करेंगे। डीएनए जैसा कि आपको पता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने दरियाफ्त किया। इसने स्पर्म सेल्स ऑफ फिश और पस सेल्स ऑफ मैन के अंदर देखा। इसने जब न्यूक्लियस को देखा तो इसने कहा क्योंकि ये वाइट कलर का सब्सटेंस न्यूक्लियस में से निकला है तो इसने नाम दिया न्यूक्लियन का। और फिर साथ ही में इसने कहा क्योंकि ये जो मटेरियल, ये वाइट कलर का न्यूक्लियन मटेरियल जो नजर आया है ये एसिडिक करैक्टर रखता है, इस वजह से उसने साथ में एसिडिक वर्ड भी जो है वो मुतारिफ करवाया। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस की वजह से न्यूक्लियन और तजाबी होने की वजह से ये एसिडिक वर्ड आया, तो इस वजह से इसे नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड का। मैं डीएनए को पढ़ाने से पहले इस बात को शुरू करना चाहता हूं, इस बात को बताना चाहता हूं कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड क्या है, ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो हिस्सा क्लियर हो जाए जो इससे रिलेटेड है। तो न्यूक्लिक एसिड की कुल मिला के दो टाइप्स हैं। एक टाइप है इसकी आरएनए और एक टाइप है इसकी डीएनए। आरएनए क्योंकि एज ए टॉपिक यूएचएस ने नहीं दिया हुआ तो आरएनए को आप एज ए रिलेटेड टॉपिक लेंगे और खुद से पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर लिखा हुआ है। आरएनए एनआरसी, नरक का फार्मूला याद रखना है, ये नरक में मौजूद है। नरक क्या है? एन से न्यूक्लियोलस, आर से राइबोसोम, सी से साइटोसोल। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि आरएनए किन किन चीजों में मौजूद है तो एनआरसी नरक। इसी तरह डीएनए जहां पे मौजूद है वो नमक है, एनएमसी। एन से क्या बनता है? न्यूक्लियस। एम से क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सी से क्या बनता है? क्लोरोप्लास्ट। बताने का मकसद क्या कि फ्रेडरिक मिशर ने एज जनरल जो न्यूक्लिक एसिड दरियाफ्त किया था वो दो चीजों के अंदर मौजूद है। उसकी दो टाइप हैं, एक डीएनए है, एक आरएनए है। हम यहां पे क्योंकि डिस्कशन प्योरली किसकी करेंगे? डीएनए की, तो यहां पे 1920 तक एक बात याद रखिएगा कि डीएनए के स्ट्रक्चर को नहीं देखा गया। 1920 में लाविनी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया कि न्यूक्लिक एसिड जिन छोटे टुकड़ों से, जिन रिपीटिंग यूनिट से, जिन मोनोमर्स से मिलके बना है वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक है पेंटोज शुगर, एक है फॉस्फेट ग्रुप और एक होती है नाइट्रोजनस बेस। अब इसमें जो पेंटोज शुगर है वो दो तरह की होती है। अगर पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद हो तो इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर, और अगर इसी के कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा मौजूद हो तो इसे हम नाम देते हैं राइबोज शुगर। फर्क क्या हुआ कि इधर ये कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्सिल में से अगर ये ऑक्सीजन रिमूव्ड हो जाए, ये निकल जाए, डीऑक्सी का मतलब है ही क्या कि ऑक्सीजन का निकलना, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर कहलाती है। यही वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है जो डीएनए में मौजूद है। मैं अगेन बोलूंगा, हम प्योरली यहां पे डीएनए को डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ फर्क बताने के लिए मैंने इन्हें मेंशन किया। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज है वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को PO4-3 कहते हैं और ये फास्फोरिक एसिड से रिलेटेड है, इससे ओरिएंटेड है। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं। आपने बड़ी दफा इन्हें पढ़ा हुआ है। एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके सामने इनके निमोनिक्स लिखे हैं, फार्मूले लिखे हैं। हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह की होती हैं, एक डबल रिंग स्ट्रक्चर जिन्हें हम नाम देते हैं प्यूरीन्स का।
प्यूरिन्स का। इसकी एग्जाम्पल में गुआनिन है और एडिनिन है। प्यूरिन्स की एग्जाम्पल में गुआनिन है और एडिनिन है। इसी तरह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में PY से पायरिमिडीन है, C से साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ RNA में मौजूद होता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। अब यहां पे एक बड़ी अहम बात है कि न्यूक्लियोटाइड को दो चीजों ने नहीं, तीन चीजों ने बनाया है। मैंने इधर दो चीजों का जिक्र क्यों किया? एक वजह से। मैं फिर फिक्रा बोलता हूं कि न्यूक्लियोटाइड को दो चीजों ने नहीं, तीन चीजों ने बनाया है। वो तीन चीजें क्या हैं? पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो फिर मैंने दो का जिक्र क्यों किया? क्योंकि दो चीजों से मिलकर बना है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किन दो चीजों से मिलकर बना है? पेंटोज शुगर और साथ में नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये दो हों तो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, और इनमें अगर ऐड हो जाए क्या? फास्फेट ग्रुप, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड की डायग्राम जाहिर है जो आपकी टेक्स्ट बुक से ही ली गई है। इसकी कंपोजिशन में आप देख सकते हैं कि इसकी कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है। शुगर की कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है। कार्बन नंबर 3 पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बन नंबर 5 पे मौजूद है फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप जिसे कहते हैं। अब बताने का मकसद क्या है कि यही वो न्यूक्लियोटाइड है जिन्होंने आपस में मिलके डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को तख्लीक करना होता है। तो इसके बाद दूसरी चीज जो हमारे पास यहां पे मौजूद है वो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसकी भी डायग्राम आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास डायग्राम में आप देखिएगा कि हमारे पास एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये यूं एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। अब एक की कार्बन नंबर 3 जो ऊपर है उसके कार्बन नंबर 3 का फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो नीचे वाला है उसके कार्बन नंबर 5 का फास्फेट ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर की एलिमिनेशन होती है और COPOC यानी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ये क्या है कि बहुत सारे, डायग्राम में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे के ऊपर तय दर तय आ रहे होते हैं, जब तय दर तय लग रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली इनकी पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, तो हमारे पास एक स्ट्रैंड बनता है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहते हैं। और इसी तरह के दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को जन्म देना होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने डीएनए की दरियाफ्त, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बनती है जो डीएनए की बैकबोन बनाती है वो किस तरह से वजूद में आई, इस चीज को देखा। अब इससे आगे बढ़े तो हमारे पास जो बात है वो है एरविन चार-गफ रूल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या चीज है कि हमारे पास A बराबर है T के, G बराबर है C के। क्या मतलब? एरविन चार-गफ ने कहा कि एडेनिन की तादाद बराबर होती है थायामीन के और गुआनिन की तादाद बराबर होती है साइटोसिन के। मतलब ये कि हमारे पास अगर एक 20 है तो दूसरा भी 20 होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इधर एक MCQs मैं कोट करता हूं कि हमारे पास फर्ज कर लें जो एडेनिन है उसकी तादाद है 30, साइटोसिन क्या होगा? इसके लिए हम देखते हैं अगर एडेनिन 30 है तो इसके मुताबिक थायामीन भी क्या होगा? 30 होगा। इसी तरह हमारे पास यहां पे अगर आप देखें बाकी 30 और 30 60 हो जाएंगे, बाकी बचेंगे 40। हमने 100 पूरा करना है तो G जो है वो 20 है, C भी क्या है? 20 है। तो आंसर निकल आएगा C इज इक्वल टू 20। ये मेथडोलॉजी है, आपको किसी तरह की भी स्टेटमेंट आएगी इसी रूल के साथ आपने इस MCQs को क्लियर करना है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए आप ही की बुक से हम कुछ चीजें देखेंगे। उससे पहले
देखिएगा एक मेन चीज कि जब दो डीएनए के स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं दरमियान में, तो ए डबल बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन बॉन्ड टी के साथ और जी ट्रिपल बॉन्ड बनाती है सी के साथ। एट जीसी का फार्मूला आपने याद रखना है। अब आप इस डायग्राम में जो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है देख सकते हैं कि हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसमें दो स्ट्रैंड्स हैं। एक की डायरेक्शन अगर 5 to 3 है तो दूसरे की इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम तक इसकी पोजीशन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा डीएनए एक डबल पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड वाला स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रैंड ऑपोजिट हैं और कंप्लीमेंट्री हैं। ये जो हर लफ्ज बोल रहा हूं ये एक एमसीक्यूज है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दो स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर ऑपोजिट भी हैं और क्या हैं, कंप्लीमेंट्री भी हैं, ताकि ए के सामने हमेशा टी आए, टी के सामने हमेशा ए आए, जी के सामने हमेशा सी आए और सी के सामने हमेशा जी आए, ताकि किसी किस्म की गलती ना हो। कुदरत की परफेक्शन की इंतहा है इधर। अब यहां पे इस डायग्राम में जो अहम तरीन बात आप नोट करें कि दो स्ट्रैंड नजर आ गए। अब क्या नजर आ रहा है? आप देख सकते हैं कि ए और टी के दरमियान आपको हमेशा इस डायग्राम में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है और जी के और सी के दरमियान आपको हमेशा ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए सबसे पहले रोजालिंड फ्रैंकलिन ने और फिर वाटसन और क्रिक ने मॉडल्स पेश किए। उन्होंने कहा कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दो स्ट्रैंड हैं, कंप्लीमेंट्री भी हैं और ऑपोजिट भी हैं और इनमें आपस में नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ी हुई हैं। ये सारी बातें की। इसका पहला पोर्शन मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रैंड्स वाली बात और बॉन्डिंग वाली बात, लेकिन इसके अलावा भी है कुछ। इसकी मेजरमेंट, डायामीटर क्या है, वक्फे क्या हैं, ग्रूव्स क्या हैं। तो आपको अब जो डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो स्ट्रैंड्स के दरमियान जो वक्फा है वो 2 नैनोमीटर का है। यहां पे एक और बात मेंशन कर दूं, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम के। तो हम यहां पे एमसीक्यूज को इस तरह से भी कर सकते हैं कि दो स्ट्रैंड्स के दरमियान फासला 20 एंगस्ट्रॉम है या 2 नैनोमीटर है। अब दूसरी बात आप देखें कि जो दो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके दरमियान फासला 0.34 नैनोमीटर है या 3.4 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह आप इस डायग्राम में देखें, एक पूरा जो बल है जिसे आप एक डीएनए हेलिकल टर्न कहते हैं, वो 3.4 नैनोमीटर का है यानी 34 एंगस्ट्रॉम का है। और फर्स्ट ईयर के बुक में डीएनए में इसके बारे में लिखा हुआ था कि ये 3.4 नैनोमीटर का जो एक हेलिकल टर्न है इसमें 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। बहुत अहम एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा आप इसी डायग्राम में देख सकते हैं, एक मौजूद है मेजर ग्रूव और एक मौजूद है माइनर ग्रूव। अक्सर एमकैट में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको पूछ लिया जाता है लेबल दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर, या ये यहां से लेके यहां तक बताएं डायग्राम में कौन सा फासला है। तो आपको हर किस्म की डायग्राम जो आपको रिकमेंड की जाए उसे याद करना होगा। मजीद आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने आपके सामने खास किस्म की स्केच टाइप डायग्राम बनाई हैं। ये क्या है? पहली डायग्राम 2 एमसीक्यूज क्लियर करने के लिए है कि अगर हम इसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स को देखें तो इनमें पाया जाने वाला बॉन्ड होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और अगर हम इनको आपस में मिलाने वाली नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान बॉन्ड देखें तो ये मौजूद होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमारे पास आपको पता है ये कभी भी लीनियर वे में डीएनए नहीं पड़ा होता, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की बुनियाद पे हेलिकल स्ट्रक्चर में लिपट जाता है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के जिम्मे होती है। तो ये 3 इकसाम की जो बॉन्डिंग्स हैं ये आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं कि किस सिनेरियो में कौन सी बॉन्डिंग मौजूद होती है। डीएनए के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने जो कुछ पढ़ा इसमें से बहुत सारे मेजर एमसीक्यूज बना करते हैं पूरी तरह से फर्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर, और ये आपका जो चैप्टर नंबर 20 है इसके अंदर मौजूद डीएनए के टॉपिक को आप अच्छी तरह देखेंगे। अब एक छोटा सा पोर्शन जो केपी के बोर्ड की बुक से रिलेटेड है, क्योंकि आप नम्स और एएमसी की तरफ भी जाएंगे, एफएमडीसी भी देंगे, तो ये हमारी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। वो क्या है? डीएनए या जीन। अभी
अभी आज के लेक्चर के ही दूसरे पार्ट में हमने जीन को देखना है। तो डीएनए या जीन, डीएनए क्या है? डीएनए हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है और जीन क्या है? ये हेरिडिटरी यूनिट है। जीन के दूसरे नाम कई हैं, इसे एलिमेंटन भी कहते हैं, इसे फैक्टर भी कहते हैं, इसे पेनिजिन्स भी कहते हैं, मल्टीपल नेम हैं। सेकंड लेक्चर में आपके सामने लिख दूंगा। तो ये हमारे पास डीएनए या जीन जो है इसके खास किस्म के रीजन्स होते हैं। बड़ी शॉर्ट सी बात है, गौर से सुननी है। हमारे पास ये डीएनए और जो जीन है इसके दो रीजन्स हैं, एक रेगुलेटरी रीजन है, एक स्ट्रक्चरल रीजन है। ये जो रेगुलेटरी रीजन है इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं। जीन के कोडिंग स्टैंड, ये इंशाल्लाह ताला आपको ट्रांसक्रिप्शन में तफसील से पढ़ाऊंगा, इधर सिर्फ लफ्ज सुने। जीन के या डीएनए के कोडिंग स्टैंड के 5 एंड पे प्रोमोटर मौजूद होता है और 3 एंड पे टर्मिनेटर मौजूद होता है। बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है। उसके बाद इस प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन के दरमियान में, प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन के सेंटर में दरमियान में स्ट्रक्चरल रीजन होता है। स्ट्रक्चरल रीजन का जो एक अपने आप को एक्सप्रेस करना है वो दो चीजों की बुनियाद पे होता है, एक है इंट्रॉन और एक है एक्सॉन। डीएनए या जीन का नॉन फंक्शनल पार्ट जो फंक्शनल नहीं होता वो इंट्रॉन कहलाता है और जो फंक्शनल होता है वो एक्सॉन कहलाता है। अब इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों के दोनों यूकैरियोट्स में तो हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। फिर प्रोकैरियोट्स में क्या है? इस प्रोमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल हर चीज का काम करने वाला एक ही पोर्शन है और वो न्यूक्लियोटाइड का पोर्शन कहलाता है ऑपेरॉन, जो प्रोकैरियोट्स में मौजूद है। तो अभी तक हमने डीएनए को देखा, डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स को देखा, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स को देखा, फिर हमने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, फिर सारे डीएनए के स्ट्रक्चर्स, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से देख के फिर हमने डीएनए और जीन के जो कुछ रीजन्स हैं उनके बारे में बात की। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं जीन को। डीएनए के कॉन्सेप्ट के बाद अब अगला टॉपिक जो हमारे पास मौजूद है वो है जीन। जीन बेसिकली क्या है? जीन डीएनए के ही टुकड़े को कहते हैं। इस डायग्राम में मैंने आपके सामने इसे बनाया है ताकि आपको समझ आ सके कि ये रेड में जो शो हो रहा है ये डीएनए है और ग्रीन के साथ मैंने जो शो किया है ये एक जीन है। यानी डीएनए में ही जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसका एक खास टुकड़ा है, उसे हम नाम देते हैं जीन का। जीन के हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जीन शॉर्ट डीएनए सेगमेंट होता है, एक छोटा डीएनए का टुकड़ा होता है। हेरिडिटरी यूनिट है, विरासती यूनिट है, यानी विरासत की मुंतकिली में ये अहम रोल प्ले करता है। और फिर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है विच एनकोड्स सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होनी है तो इसी जीन के न्यूक्लियोटाइड की तरतीब की बुनियाद पे कुदरत ने अमाइनो एसिड की तरतीब लगानी है ताकि हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रोटीन बने वो स्पेसिफिकली बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जन्म दे सके। यहां पे मैंने उसके बारे में एक हल्का सा स्केच बनाया है। देख सकते हैं कि जीन जो है वो स्पेसिफाई करता है अमाइनो एसिड्स को, अमाइनो एसिड बनाते हैं प्रोटीन्स को और इन प्रोटीन्स की मदद से हमारे जिस्म के तमाम स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कहने का मतलब क्या कि मेरी और आपकी शक्लो सूरत हमारे आबाओ अजदाद से क्यों मिलती है? वो इसी जीन की बुनियाद पे है कि माँ बाप से जो जीन हम में ट्रांसफर हुए उनकी बुनियाद पे हम में प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हुई और उन्हीं प्रोटीन्स की बुनियाद पे हमारे अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका वजूद आया। तो जीन शॉर्ट डीएनए सेगमेंट भी है, इसे हेरिडिटरी यूनिट भी कहते हैं और ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो एनकोड करती है किसी भी अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस को। इसके बाद
जीनोटाइप, आपने मेंडल्स के लॉ पढ़े हुए हैं जेनेटिक्स में, इंशाल्लाह ताला हम भी आने वाले लेक्चर्स में उसको डिस्कस करेंगे। उसमें आपने हमेशा पढ़ा होगा कि किसी चीज़ की ज़ाहिरियत जिसे फिनोटाइप कहते हैं, हर फिनोटाइप के पीछे एक ख़ास जीनोटाइप होती है। वो जीनोटाइप क्या है? वो कम्बिनेशन है जीन्स के जोड़े का, जिसे अलील कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मेंडल के लॉ के मुताबिक अगर राउंड सीड है तो राउंड सीड उसकी फिनोटाइप है, और कैपिटल आर यानी उसकी ये अलीलिक जो जोड़ा है ये उसकी जीनोटाइप है। अब इसी लिहाज से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, उसमें एक फीमेल की तरफ से क्रोमोसोम आया, एक मेल की तरफ से क्रोमोसोम आया। अब यहां पे मैंने जीन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सप्लेन करना है। तो अगर एक जीन फीमेल वाले क्रोमोसोम पे है तो दूसरा जीन मेल वाले क्रोमोसोम पे होगा। इसी तरह ये आपस में दोनों जोड़ा बनाएंगे। जिस तरह होमोलोगस हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं उनका जोड़ा, सेम उसी तरह जो हमारे पास अलील्स हैं उनका जोड़ा, ये दोनों जीन यानी ये अलील्स आपस में इकट्ठे होके कंबाइंड इफेक्ट देते हैं, यही अलीलिक इफेक्ट कहलाता है। तो अभी तक हमने जीन, इसके तमाम पॉइंट्स, जीनोटाइप और इसकी प्रेजेंस जो है डिफरेंट तरह से, इसको देखा। अब इसका दूसरा पोर्शन, पीटीबी की बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है व्हाट इज जीन का, उसके बारे में, इसके बारे में आपको एलेबोरेशन दूंगा ताकि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ आ जाएं। हमने पीटीबी में पढ़ रखा है कि व्हाट इज जीन में गैरड और बेटसन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट इकसाम की डिजीजेस को देखा और ये देखा कि ये डिजीजेस खास फैमिलीज में हैं जिनके पीछे विरासत मुंसलिक है। अब मामला यहाँ पे ये हुआ कि उसने एक बीमारी जो है वो बताई जिसे बोलते हैं एल-कैप्टोन यूरिया। अब एल-कैप्टोन यूरिया क्या है? इसमें एक कंपाउंड है होमोजेंटिसिक एसिड जो नॉर्मली टूट जाता है। नॉर्मल पर्सन में, आप में, मुझ में ये नॉर्मली टूट जाता है, बॉडी में इसका कैटाबॉलिज्म हो जाता है। लेकिन किसी पर्सन को एल-कैप्टोन यूरिया की कंडीशन हो तो होमोजेंटिसिक एसिड नहीं टूटता और ये आउट यानी बाहर आता है विद यूरिन, और जैसे ही यूरिन बाहर आता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। यही इसकी सिम्टम है। वजह क्या है देखते हैं। होमोजेंटिसिक एसिड इस वजह से नहीं टूटा कि एक एंजाइम की कमी हुई। वो एंजाइम क्या है? होमोजेंटिसिक डाईऑक्सीजिनेज। अब इस एंजाइम की कमी की वजह से होमोजेंटिसिक एसिड नहीं टूट सका। अब इस एंजाइम की कमी क्यों हुई देखते हैं। हमारे पास जो जीन इस एंजाइम को बना रहा था, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है तो प्रोटीन को बनाने के लिए जीन काम आते हैं, जो जीन इस एंजाइम को बना रहे थे उनमें म्यूटेशन हुई, यानी जीन डैमेज हुआ। जीन के डैमेज होने के बाद ये एंजाइम नहीं बन सका। अब इसके ना बनने की वजह से अल्टीमेटली होमोजेंटिसिक एसिड जो है इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाई, इसका कैटाबॉलिज्म नहीं हो पाया। जब इसका कैटाबॉलिज्म नहीं हो पाया तो एक कंडीशन आई जिसे बोलते हैं एल-कैप्टोन यूरिया। पता ये चला कि हर खास बीमारी जिसमें किसी एंजाइम की कमी आती है, अगर हम उसकी कड़ियों को मिलाएं तो वो पहुंचती हैं जीन तक, कि जीन के अंदर डैमेज हुआ तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में डैमेज हुआ, स्ट्रक्चर में डैमेज हुआ तो बॉडी एबनॉर्मल हो गई, अवे फ्रॉम कंफर्ट हो गई, डिजीज में चली गई। अब इसके बाद उसी टॉपिक में बीडल और टैटम के एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। आपको आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें न्यूरोस्पोरा, ये खास किस्म के फंजाई के स्पोर्स होते हैं, उन्हें हमने लिया। पहले इन्हें मिनिमल मीडियम में उगा के देखा। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि मिनिमल और कंप्लीट मीडियम होते क्या हैं। जब हम बायोलॉजिकल लैब्स में, खास करके माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में ग्रोथ करवाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वहाँ पे ये मीडियम यूज़ होते हैं। मिनिमल मीडियम वो जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, कोई ना कोई कमी रखी जाती है। और कंप्लीट मीडियम वो जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए जो जो नेसेसरी मौजूद है वो तमाम चीज़ें रखता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले, आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने
जो न्यूरोस्पोरा है उन्हें मिनिमल मीडियम में उगाया, इनकी ग्रोथ हुई। उसके बाद हमने इन्हें एक्सरेज लगाई ताकि इनके अंदर म्यूटेशन हो सके। म्यूटेशन के बाद कहीं ये मर ना जाएं, हमने इन्हें मिनिमल मीडियम में नहीं रखा, हमने इन्हें कंप्लीट मीडियम के अंदर रखा ताकि इनकी ग्रोथ होती रहे। हमने काउंटर चेक करने के लिए इनमें से कुछ स्पोर्स को मिनिमल मीडियम में उगाया लेकिन वो उग ना सके, यानी एक्स रेज के लगाने से कुछ ऐसा डैमेज हुआ है जिससे वो तमाम न्यूट्रिएंट्स, वो तमाम कंपाउंड बन नहीं पा रहे जो उसकी ग्रोथ के लिए लाजमी हैं। अब हमने इसका मजीद आगे जो तजर्बा बढ़ाया उसमें क्या किया कि उस कंप्लीट मीडियम में से आप देख सकते हैं हमने स्पोर्स को उठाया, स्पोर्स को उठा के हमने अलहदा अलहदा मिनिमल मीडियम्स में डाला और देखा कि हर मिनिमल मीडियम के अंदर किसी किस्म की ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन एक के अंदर हो रही है जिसमें हमने आर्जिनिन को प्रोवाइड किया। बाकियों में भी हमने अमाइनो एसिड डाले लेकिन आर्जिनिन वाले में ग्रोथ हो गई। पता ये चला कि आर्जिनिन की ही कमी हुई थी। अब आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, यानी इस अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने वाले जीन के अंदर डैमेज हुआ और वो डैमेज हुआ था जैसा कि मैंने जिक्र किया है एक्स रेज लगाने के बाद। इसी मतन में हमारे पास बीडल और टैटम ने कहा कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन मिक्स होकर एंजाइम बना देती हैं। पता ये चला कि अगर पॉलीपेप्टाइड चेन डैमेज है तो एंजाइम डैमेज होगा, एंजाइम डैमेज है तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा और अल्टीमेटली किसी ना किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, डिजीज कंडीशन हो जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह निगहबान।